हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही प्रीसियस है। ठीक है, आज हम लोग H1NMR के केमिकल शिफ्ट को C13NMR के केमिकल शिफ्ट से कंबाइन करके देखेंगे। दोनों के बीच दोनों को हम रिलेट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, H1NMR को हमने पढ़ा था, उसके केमिकल शिफ्ट को पढ़ा था और फिर C13 के बारे में भी मैंने पढ़ा। ठीक है, लेकिन C13 का केमिकल शिफ्ट मैंने नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो मेरा ये टारगेट हमेशा से रहा कि मैं चीज़ों को बहुत ही रिजॉल्व्ड वे में मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं H1NMR को आज C13NMR से कंपेयर करके मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप लोग क्या करते हैं, H1NMR के केमिकल शिफ्ट को अलग रखते हो और C13NMR के केमिकल शिफ्ट को अलग रखते हो। और जब इन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन आते तो बस आपका दिमाग यूँ स्टक हो जाता है और आप बिल्कुल फिनिश हो जाते हो। तो यहाँ पर गड़बड़ होती है। ठीक है, आपको यहाँ उलझना नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं जो करवाने वाला हूँ कि आपको H1NMR और C13NMR दोनों को बताते हुए दोनों के बीच में आपको रिलेट करूँगा और फिर देखना कि कितनी आसानी से आपको चीज़ें जो होती है वो याद हो जाती है। मैंने जो आपको H1NMR का जो केमिकल शिफ्ट करवाया था उसको मैंने आपको सिखाया कि कैसे समझते हैं कि किसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगा, किसका केमिकल शिफ्ट और ज़्यादा होगा। मैंने इस वे में बताया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से H1NMR और केमिकल शिफ्ट H1NMR और C13NMR की केमिकल शिफ्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 कार्बन की। ठीक है, जहाँ से केमिकल शिफ्ट की शुरुआत हुई है। sp3 कार्बन दो तरह के हुए, एक विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और दूसरा बताया कौन, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए, एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। हमने बताया कि भाई CH3 है, CH2 है, CH है, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच नहीं है, या अगर है भी तो दूर है। मेरी बात को क्या बोला मैंने कि नहीं है, और अगर है भी तो दूर है। ठीक है, तो इस वे में क्या हो गया कि आपको क्या देखना है कि ये 0.5 से 2 के बीच आ गया ppm। ठीक है, 0.5 से 2 ppm के बीच आ गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि भाई हम लेफ़्ट टू राइट गए तो यहाँ क्या हो गया, 0.5 से 2 ppm। जैसे ये 0.5 से 1 के बीच आता है, ये 1.1 से 1.5 के बीच आता है, ये 1.5 से 2 के बीच आता है। आप एक रेंज जेन्युइन मान के चलिए कि ये क्या हो गया, 0.5 से 1 के बीच, ये आपको 1 से क्या हो गया 1.5 के बीच, ये 1.5 से कहाँ 2 के बीच। लेकिन अगर उसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाए तो अब इसकी बात थोड़ी बदल जाती है। अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाए तो क्या हो गया, इसकी बात अब बदल जाती है और इसका जो रेंज हो जाता है वो 2 to 5 ppm हो जाता है। ठीक है, इसका जो केमिकल शिफ्ट होगा वो क्या होगा, 2 से लेके 5 ppm के बीच होगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपके पास CH3 है, CH2 है और CH2Cl है। तो चूँकि क्लोरीन डायरेक्टली इससे अटैच है, देखिए क्लोरीन डायरेक्टली इससे अटैच है, देखिए इससे, तो इसका वैल्यू आपको लगभग कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपको लगभग 3.25 के आसपास आ गया। अब इससे ये जुड़ा हुआ है तो इसका वैल्यू घट गया। अब ये CH2 अब इस कैटेगरी में आ गया, ये अब क्या हो गया, इस कैटेगरी में आ गया। तो ये आ गया 1.6 के आसपास और ये आपको लगभग आ गया 1.1 के आसपास। यानी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ रेंज की बात करूँ तो इसका रेंज क्या हो गया, इस वाले का रेंज 2 to 5 के बीच आ गया। इसका जो रेंज आ गया वो क्या हो गया, आपको 0.5 से 2 के बीच आ गया। इसका भी रेंज क्या हो गया, 0.5 से 2 के बीच आ गया। अगर हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 की, तो क्या हो गया, इसके बगल में दोनों है। देखिए इस पर कोई किसी पे भी डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है, तो इन दोनों का रेंज कहाँ से चला गया, इसके पास, ये वाले के पास। कहाँ पर, इन दोनों का रेंज चला गया 2 to 5 ppm के बीच, क्योंकि डायरेक्टली क्या हो गया, CO से अटैच है। CO एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप माना गया, जबकि जो CH3 है, ये CH3 इस कैटेगरी में आ गया जिससे डायरेक्टली कोई अटैच नहीं है। तो वो किस रेंज में आ गया, तो वो आ गया आपको 0.5 से 2 के रेंज में। देखिए बच्चे लोग, रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि किसी का केमिकल शिफ्ट का एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते हैं, ये तो पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक रेंज की बात करनी, उस रेंज में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे एक्सपेरिमेंटली वो हो जाएगा उससे। ओके, sp2 का जो रेंज होता है वो हमेशा याद रखिए 5 to 8.5 के बीच होता है। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 to 8.5 के बीच होता है। तो ओलिफिनिक का रेंज हो गया आपको 5 से आपको 6.5 के बीच, और जो ये हो गया आपको, ये इसका रेंज हो गया 6.5 से 8.5 के बीच। ठीक है, ये रेंज हो गया इसका। कि जो ओलिफिनिक का क्या मतलब हुआ कि इस तरह का कोई डबल बॉन्ड हो, इस तरह कार्बन से कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हो CH2, ठीक है, इस तरह का डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से लेके 6.5 तक। और अगर कोई एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में भी तो sp2 कार्बन ही होते हैं ना, लेकिन जो उससे जुड़ेगा हाइड्रोजन उसका वैल्यू क्या हो गया 6.5 से 8.5 तक।
देखिए इन सब का लॉजिक मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, पीछे का वीडियो देखिए, इन सब का लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए कि क्यों किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, इस बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। नंबर 3 पे आता है अल्डिहाइड। नंबर 3 पे कौन आता है? अल्डिहाइड। ये देखिए ये अल्डिहाइड। अगर नंबर 3 पे अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड का क्या रेंज होगा? तो अल्डिहाइड का रेंज होगा आपको 8.5 से 10.5 के बीच, ठीक है, 8.5 से 10.5 ppm के बीच, ये इस हाइड्रोजन का। नंबर 4 की बात कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाइए, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका क्या रेंज हो गया? तो ये रेंज चला जाएगा 10.5 से 12.5 के रेंज में। देखिए और देखिए ना बढ़ते जा रहा है जी, जैसे जैसे डिसिल्डिंग बढ़ते जा रही है वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। और सीधे तौर पे एक और एग्जांपल था जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के थ्रू कि C ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाले, इसका वैल्यू क्या था? 2 to 3 ppm। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो था आपको एल्काइन वाला जो हाइड्रोजन था इसका वैल्यू क्या था? 2 to 3 ppm था। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो इसको एक बार समराइज वे में देख लीजिए। क्या बोला मैंने कि आपको 0.5 से 2 कौन है भाई? sp3 कार्बन हाइड्रोजन, क्या? विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए 2 से 5, ठीक है, 2 से 5 कौन आ गया भाई? sp3 कार्बन हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब यहीं से एक रास्ता अलग कट जाता है 2 to 3, यहाँ देखिएगा 2 to 3, ये किसके लिए आ गया? तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि किसके लिए? एल्काइन के लिए, ठीक है। ये देखिएगा ये आपको 2 से 3, ये क्या हो गया आपका? एल्काइन के लिए। अच्छा चलिए 5 से क्या हो गया? 5 से 6.5 तक कौन आ गया आपका? तो ये sp2 वाले कार्बन, ये वाले sp2 वाले हाइड्रोजन। 6.5 से 8.5 तक कौन मिल गया आपको? एरोमेटिक वाले हाइड्रोजन। 8.5 से 10.5 तक कौन मिल गया आपको? अल्डिहाइड वाले हाइड्रोजन। 10.5 से 12.5 के बीच कौन मिल गया आपको? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अच्छा ये याद रखिए मैंने आपको बताया कि भैया CH3 जैसे था sp3 था, ये देखिए 2 से 2 आपको 0.5 से 2 के बीच था, sp3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर जो मेजॉरिटी में आता है CH3O आ जाता है, CH2O आ जाता है, इस टाइप के केसेज आएंगे, CHO आ जाएगा, तो इस टाइप के केस का याद रखिएगा 2 to 5 है ना, तो ये 3 से 3.5 से ये 4 के बीच ये वाला होता है, ठीक है। ये क्या हो 3.5 से 4 के बीच होता है, ये 4 से जो होता है 4.5 के बीच आता है, और ये 4.5 से 5 के बीच आ जाता है। हालांकि इसका कोई एक्यूरेट नहीं है हमारे पास, कोई डाटा हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये इसका टर्म होता है कि भाई ऑक्सीजन रहेगा ना अगर इससे जुड़ा हुआ तो ये 3.5 या उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा आप ये समझिए कि जैसे अगर देखिए आप डाटा समझिए कि मान लीजिए CH2 है, जैसे CH3X है, ठीक है, CH2X2 है, CHX3 है, ठीक है। देखिए यहाँ एक हैलोजन, यहाँ दूसरा हैलोजन, यहाँ तीसरा हैलोजन, तो आपको क्या हो जाएगा? ये बढ़ते चला जाएगा ऐसे। देखिए सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट इसका आएगा, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है। और इसमें भी क्या हो गया कि ये फ्लोरीन के लिए ज़्यादा वैल्यू होगा, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए और फिर आयोडीन के लिए। तो इस टाइप का जो भी वैल्यू आएगा वो आप अपना देख लेना, ठीक है। ये मैक्सिमम 7.3 तक जाता है ये वैल्यू। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, NH और OH इसका भी बड़ा खेल है, ये 2 से 8.5 तक जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, NH और OH इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है? 2 से लेके 8.5 तक। तो ये सारे वैल्यू थे H1NMR वाले, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए और याद कर जाइए अच्छे से, ठीक है। अब बारी है C13NMR को देखने की, और उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे, एक बार हम लोग मल्टीप्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था एक बार हम लोग उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक बार मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, ताकि H1NMR की मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ के C13 के जो मल्टीप्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा जा सके। देखिए मैं सीधे सीधे बात करता हूँ आपसे कि जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, ये H है, ये H है, ये H, ये H, ये H, ये H, और ये रहा बेंजीन। तो इसमें हर एक हाइड्रोजन क्या है? ट्रिपलेट है। देखिए ये जितने भी हाइड्रोजन है ये सभी क्या है? ट्रिपलेट है। एक इस हाइड्रोजन के लिए मानती है, एक, 2 और 3। तो आपको पता है कि n+1 होता है, तो n मतलब 2 + 1 = 2। तो ये सभी ट्रिपलेट है। देखिए ये सभी क्या है? ये सभी ट्रिपलेट हैं, ये सभी क्या है? ट्रिपलेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके ट्रिपलेट होने से मतलब नहीं है। अगर इनमें ट्रिपलेट होने के बाद अगर कोई भी
ये कोई एक्स लग गया, कोई ग्रुप लग गया, तो अब कहानी बदल जाएगी। गौर से देखिए, अब जो होगी कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन के लिए ये और ये इक्वल है, ठीक है, इसके लिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, तो इसके लिए तो ये तो ट्रिपलेट हो गया। देखिए ये तो ट्रिपलेट हो गया, इनके लिए ये और ये एक जैसे हैं, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। और क्या करेंगे, n+1, तो मल्टीप्लिसिटी कितना जाएगा, 2 + 1 = 3, तो ये हाइड्रोजन तो ट्रिपलेट हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन के बगल में भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं होगा। ये हाइड्रोजन बगल में भी हाइड्रोजन, लेकिन वो ट्रिपलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जिस इन्वायरमेंट में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उस इन्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए ये वाला हाइड्रोजन जिस इन्वायरमेंट में है, ये वाला हाइड्रोजन उस इन्वायरमेंट में नहीं है। तो होगा क्या कि ये इसके साथ क्या करेगा, डबलेट बनाएगा। देखिए सिंगल तो डबलेट, और ये भी इसके साथ भी क्या करेगा, डबलेट बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन किस नेचर का हो गया, ये हाइड्रोजन डबलेट डबलेट नेचर का हो गया, ये हाइड्रोजन डबलेट डबलेट नेचर का हो गया। फिर ये क्या हो गया, इसके इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये सिंगल है, तो क्या हो गया, ये डबलेट हो गया। इसके लिए बगल में एक ही हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या हो गया, डबलेट हो गया। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर आप इस तरह का ग्रुप कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप अपना एडजस्ट करते हैं हाइड्रोजन को, तो ये क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। ये क्या हो गया, डबलेट डबलेट हो गया। ये क्या हो गया, डबलेट डबलेट हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये सिंगलेट हो गया। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं C13 NMR के ऊपर। हम यहाँ से चलते हैं C13 NMR के ऊपर। देखिए C13 NMR के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि C13 NMR जो है वो कपलिंग नहीं कर सकता है बगल वाले एटम के साथ। क्योंकि मान लीजिए हम 10 कार्बन लिखेंगे, अगर समझिए बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम 10 कार्बन लिखेंगे तो उसमें से किसी एक कार्बन के जो होगा ना, एक कार्बन के NMR एक्टिव होने का चांसेस होगा, या वो भी कम होगा। इसमें से कोई एक कार्बन NMR एक्टिव होगा। तो जब भाई कोई एक कार्बन NMR एक्टिव हो गया एक बार में, तो उसके बगल वाला कार्बन NMR एक्टिव कैसे हो सकता है? हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन होता था, तो भाई अगर ये हाइड्रोजन एक्टिव है तो इसके बगल वाला हाइड्रोजन भी तो एक्टिव है। ये एक्टिव है तो ये बगल वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव है, तो ये जाके से कपलिंग कर लेता था, डबलेट ट्रिपलेट कुछ भी आ जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे कपलिंग करे बगल वाले कार्बन के साथ, क्योंकि बगल आपको अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर ये कार्बन NMR एक्टिव हो गया तो बाकी कोई भी कार्बन NMR एक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये बाकी किसी कार्बन से जो है कंपीट नहीं कर सकता, ये बाकी किसी के साथ भी क्या कर सकता, मल्टीप्लिसिटी शो नहीं कर सकता। तो किसके साथ करेगा, तो जो उसके बगल में NMR एक्टिव होगा उसी से शो करेगा। अब मान लो ये एग्जांपल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, सभी के ऊपर दो हाइड्रोजन है, सभी के ऊपर दो हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, ये बगल वाले कार्बन से एक्टिव, बगल वाले कार्बन से कपलिंग करेगा ही नहीं। तो जब कार्बन ही नहीं मिलेगा तो उसको सोर्स ही खत्म हो गया, बीच में ही कोई इंसुलेटर घुस गया, तो उसके बाद बगल वाले से कैसे कपलिंग करेगा। कपलिंग करने के लिए ये जरूरी नहीं कि इसका ये वाला भी कपल होता। देखिए अगर ये कार्बन था, इसके बगल वाला कार्बन भी कपल होता, तब ना इसके थ्रू इस पे जाता। ये तो बीच में गड्ढा खोद दिया है, ये तो देखो ये एक्टिव है, बाकी कोई एक्टिव नहीं है, तो इसके बगल वाला कार्बन एक्टिव है ही नहीं। देखो ये कार्बन एक्टिव है, इसके बगल वाला कार्बन एक्टिव है ही नहीं। अब अगर एक्टिव है ही नहीं तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन तक कैसे पहुंचेगा, बीच में तो गड्ढा खुदा हुआ है। तो ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन ये इसके बीच से होकर उस तक जाके कपलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बीच में कोई सोर्स नहीं है। तो इसमें क्या करेगा फिर वो, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा वो तो NMR एक्टिव है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन होगा वो तो NMR एक्टिव होगा। तो उस केस में वो क्या करेगा, उसी के साथ वो मल्टीप्लिसिटी शो कर देगा। तो n+1 यानी कि ऊपर नीचे 2 थे, 2 + 1 = 3, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। यानी कि बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत, देखिए एकदम शांत हो जाइए। मेरे कहने का मतलब समझिए, मैंने क्या बोला कि मान लो कार्बन है, उस कार्बन के बगल में और भी कई सारे कार्बन, लेकिन क्या उसमें से और कार्बन NMR एक्टिव होंगे? अब बोलो नहीं सर, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक कार्बन भी NMR एक्टिव हो जाए। यानी कि आपको 110 मॉलिक्यूल होंगे, उसमें से कोई एक कार्बन एटम होगा, या 100 में से कोई एक कार्बन एटम होगा जो कि आपको NMR एक्टिव होगा। ठीक है, 100 में एक, 10 में नहीं, 10 में तो 0.1 चांस है, 100 में एक कार्बन NMR एक्टिव होगा। इसका मतलब कोई अगर एक कार्बन NMR एक्टिव, तो बगल वाला NMR एक्टिव ना हो, उसका 98.9% चांस है कि बगल वाला एक्टिव नहीं होगा। तो जब वो एक्टिव होगा ही नहीं तो उसे वो कपलिंग कैसे करेगा, और जब कपलिंग नहीं करेगा उसके ऊपर वाले हाइड्रोजन से कैसे कपलिंग करेगा। तो फिर कपलिंग कैसे करेगा, तो भाई NMR एक्टिव जो भी है उसी के साथ कपलिंग करेगा। एक बार क्या हुआ कि एक बार मतलब शेर की ना, एक बार जंगल में शेर की शादी हो रही थी, ठीक है। तो शेर की शादी हो रही थी, तो शेर के ना मतलब सारे उसके रिश्तेदार बाहर गए हुए थे। तो उसने क्या किया, उसने बाकी के जंगल के जानवरों को बुला लिया। तो जो लोग डर रहे थे, ठीक है, जो लोग उस जंगल में, उस जंगल के जो निवासी थे, जो शेर को डायरेक्टली जानते थे, वो कोई नहीं गया।
उसको डर लगा कि भाई हम जाएंगे शेर हमें खा जाएगा, मतलब दैट्स ऑल आर एनएमआर इनएक्टिव। वो सभी क्या थे, वो सभी एनएमआर इनएक्टिव थे, क्योंकि वो सब जान रहे थे अगर हम गए तो शेर हमें खा जाएगा। तो क्या हुआ, उस शेर के दो दोस्त थे जो शेर से डायरेक्टली जुड़े हुए थे और उनको पता था कि शेर उनको नहीं खाएगा। वो था एक चूहा और एक था गीदड़। तो वो दोनों पार्टी में जाके खूब नाचे, खूब खाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये शेर है, ये गीदड़ है, ये भालू है, ये आपको ये ठीक है, हाथी है, सियार है, ये सब है। इसमें से ये शेर, सिर्फ ये एनएमआर एक्टिव है। ठीक है, सिर्फ ये एनएमआर एक्टिव है। इसके दो दोस्त हैं, इसका एक दोस्त है चूहा माउस और इसका एक दोस्त है फॉक्स। ये दोनों इसके दोस्त हैं और बाकी के भी दोस्त हैं, बाकी के भी दोस्त हैं और भी दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं। लेकिन मानो कि ये सिर्फ एनएमआर एक्टिव है, लेकिन ये इसमें से कोई भी एनएमआर एक्टिव नहीं है। तो अब ना तो कोई इनमें आएगा और ना तो उनका पड़ोसी के जो दोस्त है वो आएंगे। लेकिन जो दोस्त इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो जान रहे हैं कि भाई शेर तो हमारे साथ बैठकर बीड़ी पीता है, मतलब स्मोक करता है, सुट्टा मारता है, ठीक है, हमारे साथ बैठ के चाय पीता है, तो वो थोड़ी खा जाएंगे इसको। तो इसका मतलब ये है कि शेर की शादी में ये दोनों पहुँच के खूब धूम मचा के नाचेंगे नागिन डांस पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास C13 NMR है, तो C13 NMR का जो मॉलिक्यूल होगा, उसके जो कार्बन होंगे, उसकी मल्टीप्लिसिटी उन्हीं के साथ जुड़े हुए एटम पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन एटम पे। जैसे ये वाला क्या हो गया, तो इस पर N का वैल्यू 3 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, N + 3 = 4, क्वाड्रेट। क्या हो गया, क्वाड्रेट। इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो N का वैल्यू 2, तो N + M क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी, तो 2 + 1 = 3, यानी कि ट्रिपलेट। इस पे 1 हाइड्रोजन है, अगर 1 हाइड्रोजन तो क्या हो गया, M का वैल्यू आपको 1 + 1 = 2, यानी कि डबलेट। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, M का वैल्यू तो 3 + 1, तो क्वाड्रेट। इसके लिए M का वैल्यू क्या हो गया, 3 + 1, तो 4 = क्या हो गया, क्वाड्रेट। समझ रहे बात को। तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो इसी के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसी पर डिपेंड करती है, उसी से एक ज़्यादा होती है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत हमें अलग से नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी को यही डिसाइड कर रहा है। अच्छा, आप ये भी तो जान रहे हैं कि भाई कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, 1.1%, इसलिए वो बगल वाले से क्या करता है, बगल वाले से वो मल्टीप्लिसिटी अपनी शो नहीं करता है, कपलिंग करने नहीं जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, एक एग्जांपल उठाइए। समझिए इस बात को कि कार्बन 13 वाले में जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती है ना, वो कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं, क्वाड्रेट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो बगल वाले से मल्टीप्लिसिटी करता ही नहीं है, बगल वाले से कपलिंग करता ही नहीं। इस बात को याद रखिएगा कि उसकी वो क्वाड्रेट से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो बगल वाले से मल्टीप्लिसिटी करेगा ही नहीं, बगल वाले से कपलिंग करेगा ही नहीं। तो किसी भी कार्बन के पास मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, 3, तो 3 + 1 = 4, तो मैक्सिमम किसी का भी जो आपको कपलिंग कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कपलिंग वो 4 ही तो आएगा ना। चलिए, तो किसी भी कार्बन की मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम 4 आ सकती है। जैसे ये देखो, 3 है तो 4, क्वाड्रेट। ये इसके पास एक भी नहीं है तो सिंगलेट। इन दोनों के पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है तो डबलेट। इन दोनों के पास 1 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, डबलेट। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ट्रिपलेट। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो क्वाड्रेट। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब ज़रा केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ये लिया हमने H1 NMR और ये लिया हमने C13 NMR। ठीक है, ये H1 NMR है, ये C13 NMR है। ज़्यादातर जगह पे ये मैच करता है, थोड़े बहुत वैल्यू अलग होंगे जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं आपको sp3 कार्बन हाइड्रोजन, ये देखो CH3 CH2 CH, इस टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, CH3 हो, CH2 हो, CH है। इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे इन सब का वैल्यू क्या होगा, 0.5 से 2 के बीच होगा।
इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ध्यान से समझिए, जो भी हाइड्रोजन होंगे उन सभी हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होगा 0.5 से 2 के बीच होगा। तो जो कार्बन होंगे उसका वैल्यू क्या होगा, तो 20 गुना ज़्यादा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो कार्बन होंगे उसका NMR का वैल्यू क्या होगा, इससे 20 गुना ज़्यादा। तो 20 गुना ज़्यादा मतलब 10 से 40 ppm के बीच। देखिए क्या हो गया, जो 0.5 से 2 ppm के बीच थे वो 10 से 40 ppm के बीच चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो विदाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले थे, ये क्या थे, विदाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले थे। अब बात करते हैं विथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले की, जैसे कि जो CH3 है, CH2 है और CH है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। इन सब का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 2 से 5 ppm के बीच जाएगा। तो इसका NMR का वैल्यू क्या हो जाएगा, C13 NMR का वैल्यू तो 40 से लेकर 100 ppm। कितना हुआ, ये भी 20 टाइम हो गया। नेक्स्ट है जिसमें ओलिफिनिक एंड एरोमेटिक आते हैं। ठीक है, ओलिफिनिक एंड एरोमेटिक। ओलिफिनिक एरोमेटिक का रेंज कहाँ से 5 से लेकर 8.5 तक आता है, जिसमें ओलिफिनिक क्या हो गया 5 से लेकर 6.5 तक और एरोमेटिक क्या हो गए 6.5 से 8.5 तक हो गए। इसका वैल्यू क्या करो 20 से मल्टीप्लाई करो 100, और ये 8.5 का मतलब ये लगभग 150-160 तक जाते हैं ये। ठीक है, 150-160 ppm तक ये पहुँच जाते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है बट 160 आ सकता है आराम से। उसके बाद बात करते हैं अब आपको एल्काइन की। देखिए एल्काइन को भी देख लीजिए। एल्काइन कौन था भाई, तो एल्काइन में आपको ये था C++ वाले हाइड्रोजन थे। ठीक है, इसका वैल्यू 2 से 3 तक आता था। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 से 3 आता था किसके लिए, तो हाइड्रोजन के लिए, लेकिन कार्बन के लिए ये वैल्यू रिमेन ज़्यादा ही आएगा और ये रिमेन वैल्यू आ जाएगा 80 से लेकर 115 तक। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 80 से लेकर 115 तक आ जाएगा। और सबसे लास्ट में किसकी बात करते हैं हम बात करते थे जिसमें कि अल्डिहाइड आता था, कीटोन आता था, कीटोन तो नहीं सॉरी अल्डिहाइड आता था, कार्बोक्सिलिक एसिड आता था, एमाइड आता था। तो इन सब का रेंज क्या था आपको, तो आपको पता था इसका रेंज कितना हो गया आपको, ये 8.5 से लेके 12.5 तक आते थे, जिसमें अल्डिहाइड 8.5 से 10.5 तक आता था और 10.5 से 12.5 तक कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह आते थे। तो इसका वैल्यू जो हो गया ये लगभग 100, देखिए ना 8 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 160 के आसपास आता है, तो थोड़ा पीछे से लेके आइए 150, और ये देखिए कहाँ तक चला गया, तो ये आपको 220 ppm तक ये वैल्यू चला गया। ठीक है, ये 220 ppm तक ये वैल्यू आपको यहाँ तक आ गया। तो आपको इसके वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, याद करना है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। हम लोग फिर अगर जो रैंक बूस्टर सीरीज होगा, जो हमारा जो रैंक बूस्टर सीरीज इन द सेंस कि हमारा जो CSIR एंड जेम रैंकर सीरीज जो होगा, उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आप उसके लिए भी तैयार रहिए। तो C13 NMR को भी लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, बट स्टिल हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और अच्छे से सीखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करके रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।